वेल, गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस सेशन में क्वेश्चन एरर्स ऑफ प्रोनाउंस से करने जा रहे हैं और बिना समय गवाए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस सेशन में थोड़ा समय लगना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ही एंड आई। ये सेंटेंस रॉन्ग है। ध्यान रहे, क्वेश्चन हम प्रोनाउंस चैप्टर से ले रहे हैं। अब इसका राइट वर्जन क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इसको हम समझते हैं। हमने लिखा है देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ही एंड आई। गौर करें, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और प्रोनाउन का रूल कहता है कि किसी प्रेपोजिशन के बाद हमें अगर प्रोनाउन लिखना है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी ही का ऑब्जेक्ट जैसी शक्ल में इस्तेमाल होने वाला फॉर्म हिम होता है और आई का ऑब्जेक्ट जैसा इस्तेमाल होने वाला चेहरा मी होता है। क्योंकि बिटवीन यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमने प्रोनाउन यूज़ किया है ही एंड आई, और प्रेपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस में लिखना चाहिए प्रोनाउन, इसलिए हम ही को हिम लिख रहा है और आई को मी लिख रहा है। ध्यान रहे, आई पहले नहीं लिख सकते, ही बाद नहीं लिख सकते, क्योंकि जनरली जब तीनों ही प्रोनाउंस यूज़ कर दिए जाएं, तीनों ही पर्सन्स के प्रोनाउन जब यूज़ कर दिए जाएं, तो रूल कहता है कि हमें सीक्वेंस 2 3 1 का रखना चाहिए। यानी पहले हम सेकंड पर्सन का सीक्वेंस रखें, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रखकर ये सीक्वेंस मेंटेन करें। सो माइंड द सीक्वेंस। अब हमारा करेक्ट फॉर्म होना चाहिए देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन him and I। ये गलत हो जाएगा। ध्यान से, एक को हमने चेंज कर दिया, एक को हमने आई रख दिया, अगेन रॉन्ग। दोनों को चेंज करना होगा। सो बी माइंडफुल। नाउ दिस इज करेक्ट। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। नीदर ऑफ दीज 4 स्टूडेंट्स विल पास। गौर कीजिए, 4 स्टूडेंट्स की बात है और हमने इस सेंटेंस में नीदर लिखा हुआ है। नीदर एक प्रोनाउन है। ध्यान रहे, नीदर, ईदर, ये दोनों ही प्रोनाउंस किसी दो के लिए ही यूज़ होते हैं। नीदर एंड ईदर आर यूज्ड ओनली फॉर 2 एंटिटीज़। एंटिटीज़ मीन्स थिंग्स। अब थिंग्स के अंदर चाहे हम थिंग्स को ही रख लें या थिंग्स के अंदर हम पर्सन्स को रख लें, बात एक ही है, क्योंकि थिंग्स सबसे बड़ी कैटेगरी है इंग्लिश लैंग्वेज में। खैर, नीदर का इस्तेमाल 2 लोगों तक होना चाहिए था, लेकिन हमने नीदर का इस्तेमाल 4 स्टूडेंट्स के लिए कर दिया, 4 स्टूडेंट्स के लिए कर दिया। दिस इज़ रॉन्ग। तो हमें नीदर को चेंज कर नन लिखना चाहिए, क्योंकि जब 2 से ज़्यादा की बात होती है तब हम नन का इस्तेमाल करते, और 2 तक की जब बात होती है तब हम नीदर के इस्तेमाल करते। दिस इज़ द टेक्निक, दिस इज़ the rule. Okay, now we have to write here neither of the, अब neither को आप क्या करेंगे, none of these 4 students will pass. This is right and the first one is wrong. I think you are getting my point. चलिए, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैव देयर ओन चॉइस। गौर कीजिए, एंड एक कंजंक्शन है और एंड से पहले मैन एक नाउन है और एंड के बाद वुमन भी एक नाउन है, और दोनों ही नाउन्स सिंगुलर हैं। यानी किसी कंजंक्शन से पहले और बाद जब सिंगुलर नाउन लिखे हुए हों और दोनों ही नाउन के आगे ईच या तो एवरी लिखा हो, ईच लिखा हो, या तो एवरी लिखा हो, ईच मैन एंड ईच वुमन, या फिर एवरी मैन एंड एवरी वुमन, इस तरह के स्ट्रक्चर मिलें, तो हम मैन एंड वुमन को देखते हुए इसे प्लूरल सब्जेक्ट नहीं कंसिडर करेंगे, बल्कि सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे। क्योंकि अगर एंड से जुड़े हुए 2 सिंगुलर नाउन के आगे हम ईच या एवरी लगा देते हैं तो हम ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स को, ऐसे सेटिंग ऑफ वर्ड्स को सिंगुलर समझते हैं। ये रूल है। सो हमें यहाँ लिखना होगा
एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज़ हिज ओन चॉइस। ध्यान रहे मैं क्या कह रहा हूँ। एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज़ हिज ओन चॉइस। ये सेंटेंस अब करेक्ट है। अब आपको यहाँ लगता होगा कि मैंने हिज क्यों लिखा, आखिर हिज लिखने की क्या ज़रूरत है। ध्यान रहे हमारा सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और मेल डोमिनेंसी हमें लैंग्वेज में भी दिखती है। जब हम सिंगुलर कंसिडर कर रहे हैं सब्जेक्ट को, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए देयर नहीं होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए थर्ड पर्सन में हिज आमतौर पर हम लिखते हैं। तो या हम ऐसे कहें कि हम चलन के मुताबिक, ट्रेडिशन के मुताबिक हिज लिख रहे हैं, या लैंग्वेज में हम मेल डोमिनेंसी दिखा रहे हैं, इसलिए हिज लिख रहा है। जैसी भी समझ, ये दोनों ही समझ करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। इट इज़ नॉट अस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, कि ये हम लोग नहीं हैं जो उत्तरदायी हैं इस देरी के लिए। इट इज़ नॉट अस, गौर करें सेंटेंस शुरू हो रहा है इट से, इट के बाद हम इज़ लिखे हुए हैं। इज़ एक बी फॉर्म है, BEB फॉर्म। बी फॉर्म कितने हैं गौर कीजिएगा। बी फॉर्म किसे कहते हैं? बी फॉर्म इज़, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, BEB खुद बी, बीन, BEEN बीन थर्ड फॉर्म, एंड बीइंग, BEING बीइंग ये फोर्थ फॉर्म। यानी इज़, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, बीन, बीइंग, ये सारे ही बी फॉर्म्स कहलाते हैं। तो इज़ का इस्तेमाल हो, यानी बी फॉर्म का इस्तेमाल हो और सेंटेंस इट से शुरू हुआ हो, तो बी फॉर्म यानी वर्ब के बाद अगर हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हों तो उसे हम हमेशा नॉमिनेटिव फॉर्म में रखेंगे, यानी सब्जेक्ट की शक्ल में रखेंगे, ऑब्जेक्ट की शक्ल में नहीं। गौर करें इज़ के बाद हमने यहाँ पर अस यूज़ किया है, एक प्रोनाउन। अस ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म है वी का। अस का सब्जेक्ट वाला फॉर्म यानी सब्जेक्टिव फॉर्म, नॉमिनेटिव फॉर्म या नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, अब जो भी कहें सभी करेक्ट हैं। तो अस का सब्जेक्ट वाला फॉर्म वी होता है, हमें वी लिखना होगा, क्योंकि इट से जब सेंटेंस शुरू हो, बी फॉर्म हो उसमें, इज़, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, बीन, बीइंग, कुछ भी ऐसा, अगर हमें इसके बाद कोई प्रोनाउन यूज़ करना है तो उसे हम सब्जेक्ट की शक्ल में रखेंगे। दिस इज़ द रूल ऑफ प्रोनाउन। सो इट इज़ नॉट वी, हमें लिखना होगा यहाँ, इट इज़ नॉट वी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। दिस इज़ करेक्ट। फैंटास्टिक। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं हमारे इस सेशन को और इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। बस अब हमारे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 5, माई फार्म इज़ बिगर दैन देयर। गौर करें आप, मैंने फार्म का कंपैरिजन उनसे किया है, गलत है। मैं अपने फार्म का कंपैरिजन उनके फार्म से करूँगा, फार्म टू फार्म कंपैरिजन होगा। दिस इज़ कॉल्ड द पैरेलल कंपैरिजन। हम पैरेलल कंपैरिजन करें, अनपैरेलल कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। गौर करें आप, फार्म से पहले मैंने माई लिखा है, यानी फार्म का संबंध मेरे से है, गुड। और देयर के बाद हमने कुछ लिखा ही नहीं, तो फार्म से पहले देयर लिखना था, माई फार्म, देयर फार्म। लेकिन देयर यहाँ एडजेक्टिव है और देयर के बाद हम कोई नाउन नहीं लिख रहा है, तो हम फार्म टू फार्म कंपैरिजन अगर करेंगे तो हमें ये लिखना था कम से कम माई फार्म इज़ बिगर दैन देयर फार्म। लेकिन एक ही सेंटेंस में हम फार्म और फार्म दो बार यूज़ नहीं करेंगे, यानी नाउन की रिपीटेशन नहीं होगी। तो हम देयर फार्म की जगह पर एक वर्ड लिखेंगे। गौर करें, देयर फार्म यानी फार्म की जगह पर हम वर्ड लिखना चाह रहे हैं, एंड फार्म इज़ अ नाउन। और नाउन की जगह पर जब आप नाउन के ही फेवर में बात करने के लिए कोई वर्ड लिखते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी फार्म के बदले अगर हम कुछ यहाँ लिखेंगे, यानी देयर फार्म के बदले अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो प्रोनाउन होगा, और देयर का प्रोनाउन देयर्स होता है, देयर नहीं। माई फार्म इज़ बिगर दैन देयर्स लिखना होगा, देयर कहकर हम क्वेश्चन को एंड नहीं कर सकते। दिस इज़ रॉन्ग। नाउ वी हैव टू राइट माई फार्म इज़ बिगर दैन, THEIRS, theirs. This is right. I hope
कि आप समझ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगेन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल विच माहिरा सेड वॉज इनकरेक्ट, कि माहिरा ने जो कुछ भी कहा वो गलत था। अब गौर करें, सेंटेंस में हमने ऑल लिखा है। ऑल के बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगता है, विच नहीं। बस यहाँ हमें दैट करना होगा। आपने सुना होगा सेंटेंस, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। वो हर कुछ चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। ऑल दैट ग्लिटर्स, मैंने नहीं कहा ऑल विच ग्लिटर्स। सो रूल याद रखें, ऑल इज़ अ प्रोनाउन एंड ऑल टेक्स दैट नॉट विच। ऑल दैट लेता है अपने बाद, विच नहीं लेता है। सो ऑल दैट माहिरा सेड वॉज इन करेक्ट। दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, शी हैज़ एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास टुडे। अब गौर करें एक चीज़, इस क्वेश्चन में देखिए एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, इसके नीचे एक अंडरलाइन की हुई है। ये मैंने नहीं किया है, ये गूगल ने खुद किया है। यानी यहाँ इस सेंटेंस में ज़रूर कुछ ना कुछ एरर है। तो ऑटोमेटेड एरर करेक्शन होता है ना, गूगल ने खुद यहाँ पर एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लासेस के नीचे अंडरलाइन लगाई हुई है। इसकी मीनिंग है कि यहाँ कुछ ना कुछ एरर है, और निश्चित तौर पर यहाँ एरर है। ओके, शी हैज़ एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास टुडे। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है इसको समझ लें। जिस भी प्रोनाउन में आपको लिखा हुआ सेल्फ या सेल्फ्स मिल जाए, आप समझें उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ध्यान रहे, सेल्फ और सेल्फ्स वाले प्रोनाउंस एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहलाते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस या एम्फोसाइजिंग प्रोनाउंस। ओके, एम्फेटिक मतलब होता है ज़ोर, एम्फोसाइजिंग मतलब होता है ज़ोरदार, एम्फेटिक मतलब ये ज़ोरदार। तो अगर आपको ज़ोर देने के लिए कुछ बोलना है तो आप सेल्फ लगाकर बोलते हैं। मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी आपको आइडिया देता हूँ और एम्फेटिक प्रोनाउन का भी आइडिया देता हूँ। हमारे पास वर्ड है माई सेल्फ। माई सेल्फ एम्फेटिक कब होगा, रिफ्लेक्सिव कब होगा, समझें। एम्फेटिक मतलब ज़ोर देना, वेरी गुड। मैं ज़ोर देने के लिए बोलता हूँ आई माई सेल्फ कैन डू दिस, मैं खुद से इसे कर सकता हूँ। लीव इट फॉर मी, मेरे लिए छोड़ दो। आई माई सेल्फ कैन डू दिस, आई माई सेल्फ कैन राइट दिस आंसर, आई माई सेल्फ कैन कुक फूड। मैं ज़ोर दे रहा हूँ माई सेल्फ पर। तो माई सेल्फ का इस्तेमाल अगर आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद देखें तो आप समझ जाएं कि वो एम्फोसाइज करने के लिए यूज़ हुआ है, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसी माई सेल्फ को अगर हम सेंटेंस में किसी दूसरी जगह लिख दें, इसके पोजीशन को चेंज कर दें और एम्फोसिस डालने के लिए नहीं, एम्फोसाइज करने के लिए नहीं इस्तेमाल करें, सिर्फ आइडिया को सब्जेक्ट की तरफ ही रिफ्लेक्ट करने के लिए अगर करें इसका इस्तेमाल, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। रिफ्लेक्सिव वर्ड बना है रिफ्लेक्ट से, मतलब आइडिया सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। मैं क्या कह रहा हूँ समझिएगा। आई हिट माई सेल्फ, मैंने खुद को हिट किया। तो हिटिंग जो है, ये क्रिया जो है हिट करना, ठोकर लगाना या ठोकना, मैंने ये कहाँ मारा, खुद को मारा। आई हिट माई सेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को दुख दिया, उसने खुद को कष्ट दिया। तो आप गौर करने की कष्ट देने का काम सब्जेक्ट पर खुद ब खुद लौट रहा है। आई हिट माई सेल्फ, हिटिंग जैसा एक्शन का इफेक्ट सब्जेक्ट आई पर ही पड़ रहा है, यानी आइडिया रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट की तरफ ही। और ये हमें समझदारी माई सेल्फ के कारण आ रही है। आई हिट नायरा, मैंने नायरा को थोड़ी सी चोट पहुंचाई। आई हिट माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को चोट पहुंचाई। तो आइडिया आगे जा रहा है, इसमें आइडिया रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है पीछे की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, इसमें कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन मैं कहूँ आई हिट माई सेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ, शी हैंग्ड हर सेल्फ, उसने खुद को फांसी पर लटका लिया। तो हैंगिंग करने का टास्क, इसका जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट सब्जेक्ट पर खुद पड़ा। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हर सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई हिट माई सेल्फ में माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आइए यहाँ समझते हैं। तो एब्सेंटेड, शी एब्सेंटेड हूम, क्वेश्चन पूछे उसने किसे अनुपस्थित किया। शी एब्सेंटेड किसे, तो शी हैज़ एब्सेंटेड हर सेल्फ, उसने खुद को अनुपस्थित रखा क्लास से आज। एब्सेंट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास, शी एब्सेंटेड
herself from the class. Alok absented himself from the class. Okay. Peter absented himself from the university. Jackson absented himself. Jackson absented himself from the university, from the college. ध्यान रहे absent के बाद मैंने हमेशा myself, herself, himself लिखा है. यहाँ हम लिखेंगे correct answer. She has absented herself from the class today. ये करेक्ट है और ऊपर का सेंटेंस रॉन्ग है. आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम और समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा. Those who live in glass houses should not throw stones at others. वे जो भी शीशे के घरों में रहा करते हैं या रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. यह हकीकत है, यह सही है. तो दोज के बाद हमने हुज लिखा है. आप गौर करें, हुज के नीचे अंडरलाइंड है, अंडरलाइंड वर्ड है ये. अंडरलाइन अपने आप किया हुआ है, यानी यहाँ रॉन्ग है कुछ ना कुछ, यहाँ इनकरेक्ट है कुछ ना कुछ. हुज नहीं होना चाहिए, हु होना चाहिए, क्योंकि हम रिलेटिव प्रोनाउन लिखकर दोज को रेफ़र कर रहे हैं. रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखा हुआ नाउन या प्रोनाउन उस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए एंटीसीडेंट कहलाता है. ANTECEDENT, एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट की मीनिंग ही होती है कि किसी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया हुआ नाउन या प्रोनाउन. दोज यहाँ पर प्रोनाउन है और हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करके आपको आइडिया दे दिया गया, बट गलत लिख कर दिया गया. तो आप समझेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन हुज से पहले एंटीसीडेंट दोज है, दोज को ही रेफ़र करना है. तो दोज से किसी इंसान को रेफरेंस जा रहा है, इंसान को रेफरेंस जा रहा है, तो हम यहाँ हु लिखेंगे. क्यों हु लिखेंगे? क्योंकि आप गौर करें, अगर हु लिखते हैं या हुज लिखा जो भी है अभी यहाँ, इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम लिव वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है. यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन को हमें किस फॉर्म में लिखना होगा? सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना होगा. तो हमें सब्जेक्ट वाला फॉर्म हु मिलता है, ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म हुम मिलता है और पॉजेसिव वाला फॉर्म यानी एडजेक्टिव जैसा फॉर्म हमें हुज मिलता है. हुज लिखा तो हुज के बाद कुछ ना कुछ नाउन आना चाहिए था, कोई ना कोई नाउन आना चाहिए था. नाउन मैं लिख ही कहाँ रहा हूँ, यानी यहाँ कुछ ना कुछ एरर है. हुज बुक इज़ दिस, हुज के बाद हमने बुक का इस्तेमाल किया. बुक एक नाउन है. हुज ओपिनियन इज़ दिस, हुज आइडिया इज़ दिस. तो हुज के बाद हम कुछ ना कुछ नाउन लिखते हैं. हुज के बाद यहाँ कोई नाउन नहीं लिखा है, यानी कि हुज जो ये एडजेक्टिव वाला फॉर्म है यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा. हम यहाँ सब्जेक्ट वाला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और हुज का सब्जेक्ट वाला फॉर्म हु होता है, हम हु लिखेंगे. दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स. दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट throw stones at others. This is the right version of the sentence and this is the wrong version of the sentence. Okay. Question number 9th. My friend and myself are glad to get your response. My friend and myself are glad to get your response. मैं, मेरे दोस्त, मेरे मित्र और मैं खुश हूँ या खुश हैं आपकी तरफ से प्रतिक्रिया पाकर. तो हम यहाँ कहेंगे माई फ्रेंड एंड माई सेल्फ नहीं, बल्कि माई फ्रेंड एंड आई. ध्यान रहे, आर एक वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है. माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता सेंटेंस में, क्योंकि माई सेल्फ एक सब्जेक्टिव फॉर्म है ही नहीं. माई सेल्फ एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस नहीं है. ध्यान रहे, माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस आई होता है. आप यही कहते हैं ना कि आई एम ग्लैड टू गेट योर रेस्पॉन्स. अब दो लोग आ गए तो आर कहेंगे, तो माई फ्रेंड एंड आई ये बोलेंगे ना. माई फ्रेंड एंड आई आर ग्लैड टू गेट योर रेस्पॉन्स. दिस इज़ करेक्ट. चीज़ों को आसान करके समझें, बिल्कुल भी टफ नहीं इंग्लिश सीखना, अगर आप तरीके से सीखते हैं तो. अदरवाइज दिक्कत तो है. आर ग्लैड टू गेट योर, किसी भी चीज़ को आप अगर ढंग से सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं, जिसको हम तरीका कहते हैं,
तरीके से चीज़ें आसान होती हैं, हमेशा ध्यान रखिए। माई फ्रेंड एंड आई आर ग्लैड टू गेट योर रेस्पॉन्स, दिस इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आइए सीखते हैं। इट वॉज मी हु फोन्ड यू येस्टरडे, सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4th आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इट इज़ नॉट अस वाला क्वेश्चन इसी तरह के पैटर्न पर बेस्ड है। इट वॉज मी, वॉज एक बी फॉर्म है, ये सेंटेंस इट से शुरू हुआ है, यानी वॉज के बाद बी फॉर्म के बाद जब भी हम कोई प्रोनाउन लिखेंगे तो उसे हम नॉमिनेटिव फॉर्म में लिखेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट की शक्ल में लिखेंगे। मी की शक्ल सब्जेक्ट वाली आई होती है, हम आई यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये रूल है प्रोनाउन का। इट वॉज आई हु फोन्ड you yesterday. This is correct and the upper version is wrong. Thank you so much for watching this whole session. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से सीखते रहेंगे। नए सेशन जल्दी लेकर हम आएंगे। थैंक यू। आप बने रहें इंग्लिशा के साथ। सब्सक्राइब टू दिस योर ओन चैनल। क्या मैंने इस सेंटेंस में कुछ गलत कहा है? सोचिएगा। फिलहाल subscribe to this channel. Thank you.